आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे गद्य पद खंड में की अंतिम कविता, जो है उमाशंकर जोशी द्वारा रचित। पहली कविता यहाँ पर दी हुई है छोटा मेरा खेत और दूसरी है बगुलों के पंख। तो उमाशंकर जोशी का हम परिचय देखेंगे कि इनका जन्म सन 1911 गुजरात में। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, बसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा, एकांकी, सापना, भारा, शहीद, कहानी, श्रावणी मेणो, बिसामो, उपन्यास, पारकांजनिया, निबंध, गोष्ठी, उगाड़ी बारी, क्लांत कवि, महाराष्ट्र साइनेट, स्वप्न प्रयाण। संपादन सन 1947 से संस्कृति पत्रिका का संपादन। निधन इनका सन 1988 में हो गया था। तंग आ गया हूँ बड़ों की अल्पता से, जी रहा हूँ देखकर छोटों की बड़ाई। 20वीं सदी की गुजराती कविता और हिंदी साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले उमाशंकर जोशी का साहित्य अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनको परंपरा का गहरा ज्ञान था। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और भवभूति के उत्तर रामचरित का उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया। ऐसे अनुवाद गुजराती साहित्य की अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने वाले थे। बतौर कवि उमाशंकर जी ने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा, आम जिंदगी के अनुभव से परिचित कराया और नई शैली दी। जीवन के सामान्य प्रसंगों पर सामान्य बोलचाल की भाषा में कविता लिखने वाले भारतीय आधुनिकतावादियों में अन्यतम हैं जोशी जी। कविता के साथ साथ साहित्य की दूसरी विधाओं में भी उनका योगदान बहुमूल्य है। खासकर साहित्य की आलोचना में निबंधकार के रूप में गुजराती साहित्य में बेजोड़ माने जाते हैं। उमाशंकर जोशी उन साहित्य कवि व्यक्तित्व में हैं जिनका भारत की आज़ादी की लड़ाई से रिश्ता रहा। आज़ादी की लड़ाई के दौरान वे जेल भी गए। यहाँ प्रस्तुत कविता छोटा मेरा खेत, हम यहाँ पर चैप्टर जो हमें दिया उसका ओवरव्यू देखेंगे। तो यहाँ प्रस्तुत कविता छोटा मेरा खेत खेती के रूपक में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश के रूप में पढ़ी जा सकती है। कागज का पन्ना जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है, कवि को एक चौकोर खेत की तरह लगता है। इस खेत में किसी अधड़ आशय भावनात्मक आंधी से होगा के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। यह बीज रचना, विचार और अभिव्यक्ति का हो सकता है। यह मूल रूप से कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और इस प्रक्रिया में स्वयं विगलित हो जाता है। उससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं और अंततः कृति एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण करती है, जो कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित पल्लवित होने की स्थिति है। साहित्य कृति से जो अलौकिक रस धारा फूटती है, वह क्षण में होने वाली रोपाई का ही परिणाम है। पर यह रसधारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई यानी कि उत्तम साहित्य कालजयी होता है और असंख्य पाठकों द्वारा असंख्य बार पढ़ा जाता है से भी कम नहीं होती है। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, किंतु साहित्य का रस कभी चुकता नहीं। बगुलों के पंख कविता एक सुंदर दृश्य की कविता है। सौंदर्य का अपेक्षिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियां अपनाई हैं, जिसमें से सबसे प्रचलित युक्ति है सौंदर्य के ब्यूरो के चित्रात्मक वर्णन के साथ अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन। वस्तुगत और आत्मगत के संयोग की यह युक्ति पाठक को उस मूल सौंदर्य के काफी निकट ले जाती है। जोशी जी की इस कविता में ऐसा ही है। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफेद बगुलों को देखता है। वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। यह दृश्य इतना नयन अभिराम है कि कवि और सब कुछ भूलकर उसी में अटका सा रह जाता है। वह इस माया से अपने को बचाने की गुहार लगाता है। क्या यह सौंदर्य से बांधने और विंधने की चरम स्थिति को व्यक्त करने का एक ऐसा तरीका है? प्रस्तुत दोनों कविताओं का गुजराती से हिंदी रूपांतरण रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने किया है। अब हम आते हैं अपनी कविता पर। कविता पहली दी हुई है छोटा मेरा खेत, उसके बाद अगली है बगुलों के पंख। तो पहली जो पंक्तियां दी हुई है उसमें है छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे
पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का एक पन्ना। कवि कहते हैं कि किसान के खेत की ही तरह मेरा खेत कैसा है, छोटा है। वह खेत कागज का छोटा सा चौकोर पन्ना है। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। किसान अपने खेतों में बीज का रोपण करता है और मैं अंतर्द्वंद की आंधी से पल भर में आए हुए विचारों के बीज को अपने कागज के खेत में बोता हूँ। खेतों में किसान इज्जत करया करो अपने बेराना की। खेतों में किसान हवा, पानी, उर्वरक, खाद डालता है, तब बीज का बाहरी आवरण गलकर, यहाँ पर दी हुई है कि क्षण का बीज वहाँ बोया गया, कल्पना के रसायनों को पीकर बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से निमित हुआ विशेष। यानी कि बीज का बाहरी आवरण गलकर अंदर से अंकुर निकल कर आया और वह धीरे धीरे वृद्धि करते हुए एक विशेष फसल तैयार होता है। मैं अपने विचारों के बीज को कल्पना शक्ति और भाव भंगिमा का खाद देकर और पानी देता हूँ। मेरे विचारों के बीज से शब्दों के अंकुर फूटते हैं और काव्य यानी कि कविता बनने लगती है और एक विशेष विषय वस्तु की कृति साहित्य तैयार हो जाती है। अगला है झूमने लगे फल रस अलौकिक। कवि कहता है कि खेतों में फसलें फलों से लद गई है और फसल की बालियां लहलहाकर हवा के झोंके से हिलती है। अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंत की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम। इन फसलों में मानव जीवन की पौष्टिकता देने वाले अनेक पोषक तत्वों का रस भरा है। अब यह कटाई के लिए तैयार हो गई है। इनके अनाजों का उपभोग करने के लिए जनमानस को प्रदान करना है। वहीं कवि की कविता अनेक अलंकारित एवं भाव व्यंजनों रसों से पुष्ट होकर तैयार हो गई है और यह प्रकाशित होकर जनमानस को समर्पित किया जाना है, जिसे पठन पाठन कर लोगों को ऐसी अलौकिक रस की अनुभूति कराएगा जो मृत प्राय लोगों में अमृत की धारा प्रवाहित कर जीवन देगा, अर्थात लोगों के नीरस और आशाहीन जीवन को रसवादन कराकर जीवन के प्रति उत्साह और आशा की किरणें प्रदान करेगा। रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चौकोना। इसका जितना भी उपभोग किया जाए वो कभी समाप्त नहीं होगा। यहाँ पे दिया ना रस का अक्षय पात्र, यानी कि अक्षय जो कभी समाप्त नहीं होता। कवि का छोटा खेत चौकोर रसवादन का अक्षय यानी कि कभी ना खत्म होने वाला पात्र है। अगली पंक्ति इस प्रकार से ये वाला खत्म होता है। अगली जो पंक्तियां दी हुई है बगुलों के पंख वाली, तो शुरू की जो पंक्तियां हैं वो हैं, नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाते बे मेरी आंखें। कवि कहते हैं कि आकाश में जो संध्या के समय असंख्य बगुले अपने तो ये पंख आवाज मेरा फैलाकर है एक जिन्हें कतार एक में साड़ी खरीदने पंक्तिबद्ध वाले होकर पूरी उड़ रहे हैं, इस दृश्य से मैं सम्मोहित होकर ऐसे देख रहा हूँ जैसे किसी ने मेरी आंखें चुरा ली हो। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। काले काले बादलों के बीच में, कजरारे यानी काले काले बादलों के बीच आकाश में ये उमड़ते श्वेत बगुले ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई सफ़ेद काया तैर रही हो। होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो। ये सम्मोहक नयन अभिराम दृश्य अपने मोह जाल में मुझे धीरे धीरे बांध रहा है, कोई इस दृश्य को रोक ले। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पाती बंधी बगुलों की पांखें। यह आकाश में उड़ते बगुलों के पंख मेरी नज़रों को चुरा कर ले जा रही हैं। तो इस प्रकार से ये वाली दोनों कविताएं इसमें सोल्व होती है।